नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स में फॉरेस्टर की क्लास में जो एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ है उसे आगे बढ़ाते हुए हम ग्रेविटेशंस पे कुछ न्यूमेरिकल्स वो कर लेते हैं एमसीक्यूज़। तो चलिए पहला एमसीक्यू करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी u. द ग्रेटेस्ट हाइट एट टू विच इट विल राइज बिफोर फैलिंग बैक इज गिवन बाय, यानी कि किसी भी वस्तु को मैंने ज़मीन से ऊपर फेंका कुछ प्रारंभिक वेग देके। प्रारंभिक वेग कितना u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u थी जब ज़मीन से ऊपर फेंका मैंने। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो मैक्सिमम ऊपर तक जाएगा वो कितना जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं किसी भी वस्तु को अगर मैं ज़मीन से ऊपर फेंकूंगा, यहाँ पे वस्तु थी, मैंने ऊपर फेंका। ठीक है, यहाँ पे प्रारंभिक वेग u दिया है मैंने उसको, तो हमें पता है जब भी मैं ऊपर तक जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ऊपर से वापस नीचे के लिए आती है। ठीक है, जहाँ पे से नीचे के लिए आएगी, ये आप सभी जानते हो कि अंतिम वेग कितना हो जाएगा उसका, 0। तो जो न्यूटन का तीसरा नियम है उसके द्वारा निकालो, v² बराबर u² धन 2as, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। यहाँ पे a की जगह पे g आएगा और s क्या है, हाइट, मैक्सिमम हाइट, यानी कि हमें ये तो निकालना है कि ये कितनी चली है। v का मान 0 बराबर u कितना आ जाएगा हमारा, u तो u ही रहेगा, -2g और h। माइनस क्यों आया, हमें पता है कि जब पृथ्वी की सतह से ऊपर के लिए जाते हैं तो g का मान क्या होता है, कम होता है, तो इसलिए वो माइनस का चिन्ह आया है। तो यहाँ से s का मान निकालो, तो s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा आपका u² बटे 2g। ठीक है, यानी कि s यानी कि h, तो कितना है आंसर, ए ऑप्शन, u² बटे 2g, ये इतनी दूरी तय करेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अ मून। मून की सरफेस पे g का मान कितना होता है। अगर मैं पृथ्वी पे 60 किलो का हूँ, 60 kg मेरा भार है, तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, 60/6, यानी कि 10 kg। क्यों, क्योंकि जो g होती है चंद्रमा पे वो पृथ्वी के g के 1/6 होती है। ठीक है, पृथ्वी के g के 1/6 होती है। तो आप ये देखिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा सही है। पहला है इज द सेम ऑन द अर्थ, उतना ही होगा जितना अर्थ पे है। दूसरा है इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ, पृथ्वी से कम, सेम दैट ऑन अर्थ, ये 2 बार आ गए हैं। ठीक है, कीप चेंजिंग डे बाई डे, तो हमें पता है कि कम होगा, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, लेस देन दैट ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह से कम होगा। अगला प्रश्न, द एटमोस्फेयर कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैस इज हेल्ड ऑन द अर्थ बाय, पृथ्वी के वातावरण को पृथ्वी पे बांध के कौन रखता है। ये आप जानते हो, ये मैंने पहली वीडियो में बताया था गुरुत्वाकर्षण की, कि जो पृथ्वी पे इंसान हैं, इंसान भी तो खड़े हैं, वो क्यों खड़े हैं, या फिर क्यों इंसान पृथ्वी पे अटका हुआ है। किसी भी चीज़ को मैं ऊपर फेंकता हूँ वापस आ जाता है। जो पृथ्वी का वातावरण है वो क्यों बंधा हुआ है, वो बंधा हुआ है गुरुत्वाकर्षण के कारण। इस पर गड़बड़ी मत करना, कई बच्चे मैग्नेटिक फील्ड पे चले जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, वो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस r, पृथ्वी के केंद्र पे किसी भी वस्तु का भार कितना होगा। तो आप जानते हो कि जो भार होता है उसका सूत्र होता है mg। ठीक है, अब g निकालिए, g का सूत्र होता है आपका g बड़ा वाला m/r का वर्ग, ये होता है। यानी कि छोटा g है वो द्रव्यमान पे और r पे निर्भर करता है। तो एक चीज़ देखिए, उसने कहा है केंद्र पे, अगर मैं पृथ्वी बनाऊँ तो पृथ्वी के केंद्र पे त्रिज्या कितनी होगी, ठीक केंद्र पे, तो केंद्र पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0। तो r का मान 0, r का मान 0 तो g का मान 0, g का मान 0 तो भार कितना, 0। तो पृथ्वी के केंद्र पे किसी भी वस्तु का भार कितना होता है, 0। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र पे किसी वस्तु का भार 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मेटल इन विच इवन आयरन कैन फ्लोट, वह धातु जिसमें
लोहा भी तैर सकता है। तो आप जानते हो, पहली बात, तैरने वाला कह रहा है, तो तैरने वाला सिर्फ एक है हमारे पास, मरकरी, यानी कि पारा। पारा हमारा द्रव की अवस्था में पाया जाता है। अब इसके ऊपर क्यों तैरते हैं? आपको मैंने सापेक्ष घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी जब पढ़ाई थी उस समय कहा था, जिसका भी घनत्व कम होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी, वो ऊपर ऊपर तैरेगा, ऊपर ऊपर फ्लोट करेगा, कहा था। ठीक है, तो मरकरी क्या, एक मेटल है, धातु है, और धातु की जो घनत्व डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो ये सबसे नीचे रहेगा और बाकी चीज़ें इसके ऊपर तैरती रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? F बराबर G m1m2/r का वर्ग। ठीक है, ये किस किस के बीच है? पृथ्वी के बीच और किसी बिंदु के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच, दो वस्तुओं के बीच जिनका कोई द्रव्यमान है, और दो चार्ज के बीच। तो देखिए, जब न्यूटन ने दिया था तो न्यूटन ने क्या कहा था? दो वस्तुएं जब किसी दूरी से अलग रखी रहती, कुछ दूरी पे रखी रहती हैं, और दोनों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए। उसने ये नहीं कहा था कि केवल पृथ्वी या सूर्य के बीच लगेगा, और ना ही ये कहा था कि चार्ज होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, कि दो वस्तुएं, उनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, देखिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ यानी कि जो जी है पृथ्वी पे, ठीक है, वो भूमध्य रेखा पे और पोल पे यानी कि ध्रुव पे सेम है, ध्रुव पे कम है, इक्वेटर भूमध्य रेखा पे कम है, या फिर पोल से जब भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो कम है। ठीक, तो अब देखिए, जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है? गोल नहीं है, वो चपटी है। कहाँ? पोलों पे। ये भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर होती है बीच में से। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं, तो 21 किलोमीटर का फ़र्क आता है, 21 किलोमीटर का। यहाँ से जाते जाते 21 किलोमीटर कम हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पहुँचूँगा मैं, तो यहाँ पहुँच के 21 किलोमीटर कम हो गए। इसका ध्यान रखिएगा, 21 किलोमीटर कम हो गए, तो यानी कि उसकी त्रिज्या क्या हो गई? 21 किलोमीटर कम हो गई है। तो अब आपने अभी सूत्र लिखा था जी का, तो उस जी के सूत्र के अनुसार क्या था कि जी क्या है? आर पे निर्भर करती है। तो देखिए, जी बराबर Gm/r का वर्ग, यही था। जहाँ पे त्रिज्या ज़्यादा, जहाँ पे रेडियस ज़्यादा होगी, वहाँ पे जी कम होगी। इतना ध्यान रखिए, जहाँ पे रेडियस ज़्यादा जी कम। तो आप बताइए, रेडियस ज़्यादा कहाँ पे होगी? रेडियस होगी इक्वेटर पे ज़्यादा। ठीक है, इक्वेटर पे ज़्यादा होगी रेडियस, त्रिज्या, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पे। तो जी का मान क्या होगा? वहाँ पे सबसे कम होगा। ठीक है, जी क्या होगा? भूमध्य रेखा पे सबसे कम होगा, और ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है? सी, कि जी का मान भूमध्य रेखा पे सबसे कम है। चलिए अगला करते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून वुड। अच्छा, दो वस्तुएं हैं, चंद्रमा पे छोड़ दी गई हैं। ठीक है, चंद्रमा पे गिरा दी गई हैं कुछ ऊंचाई से। तो किसी भी एक पल पे देखा जाए तो क्या होगा? किसी भी एक पल में दोनों को देखा जाए तो उनकी वेलोसिटी सेम होंगी, दोनों का त्वरण एक्सेलरेशन अलग होगा, दोनों पे जो बल लग रहा होगा वो एक ही जैसा होगा, या फिर उनके जड़त्व में असर पड़ रहा होगा। ये चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? पहली बात, आपको पता है, आपने सुना भी होगा, अगर एक पंख को और एक पत्थर को मैं वैक्यूम में गिरा दूं, वैक्यूम यानी कि वो जगह जहां बाहरी किसी भी वस्तु का कोई असर नहीं पड़ता है, कोई फोर्स नहीं लगता है, ना ही एयर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है? दोनों के दोनों एक ही साथ जमीन पे गिरते हैं। ठीक है, तो जब चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा पे ग्रेविटी कम है। ठीक है, लेकिन कुछ है, कम है लेकिन कुछ है। तो ध्यान रखिएगा, जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन मास पे निर्भर करता है, फोर्स वो भी मास पे निर्भर, द्रव्यमान पे, और जो जड़त्व है वो भी द्रव्यमान पे निर्भर करता है। ये तीनों के तीनों द्रव्यमान पे निर्भर करते हैं। ठीक है, अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप जानते हो F बराबर ma, जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा फोर्स।
और त्वरण के लिए जितना कम द्रव्यमान उतना ज़्यादा त्वरण। क्लियर। और इनर्शिया जड़त्व आप जानते हो, जो जितनी भारी होती है वो उसका जड़त्व उतना ज़्यादा होता है। ठीक। एक आखिरी बचा ए ऑप्शन कि दोनों का क्या होगा, वेलोसिटी सेम होगी। मैं किसी भी इंस्टेंट पे ले लूँ तो दोनों की क्या होगी, वेलोसिटी सेम, एक जैसी होगी। क्यों? क्योंकि ये मास पे निर्भर नहीं करता है। वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दूरी बटे समय या फिर विस्थापन बटे समय। इसका द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे लूँगा तो उनकी वेलोसिटी सेम होगी। तो इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। The force of attraction between two unit point masses separated by unit distance is called। दो यूनिट मास और यूनिट डिस्टेंस से सेपरेट है तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगा, या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाएगा। देखो न्यूटन ने क्या कहा था कि दो द्रव्यमान होते हैं वो किसी दूरी से सेपरेट होते हैं। अब इसने कहा है कि द्रव्यमान कितना है, एक और दूरी भी एक है। तो इसको सूत्र में रखिए, F बराबर जी एक गुणा एक बटे एक का वर्ग। ये कितना आ जाएगा, जी के बराबर, सीधे सीधे। ठीक है, यानी कि F बराबर जी, उसमें जो बल लग रहा होगा वो सीधे सीधे जी के बराबर होगा। और जी को क्या कहते हैं हम, जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस समय इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन। जब सब के सब एक यूनिट हो जाए तो जो बल लगेगा वो क्या होगा, जी के बराबर होगा। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द टी लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, प्लेनेटरी मोशन सबसे पहले दिए किसने थे, प्लेनेटरी मोशन दिए थे हमारे किसने, केपलर ने। केपलर के नियम थे प्लेनेटरी के। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नियम सही है प्लेनेटरी मोशन के लिए। ठीक है, पहला है आर का स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक टी स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर बराबर एक बटे टी स्क्वायर, ये है। दूसरा आर एक बटे टी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा है आर का क्यूब बराबर टी स्क्वायर, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप ये बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। केपलर के नियम मैंने आपको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हो। केपलर के 3 नियम थे। पहला क्या था, पहला नियम था कि सभी के सभी ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वलयाकार आकार में। ठीक है, जिसमें क्या है, वलयाकार यानी इलिप्स, और इलिप्स के होते हैं 2 फोकस, और एक फोकस पे क्या होता है, हमारा सूर्य होता है। ठीक है, यानी कि ऑल प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट इन विच सन इज एट वन फोकस। क्लियर, ये पहला लॉ था। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि जो एरिया कवर करता है कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह जो एरिया कवर करता है वो इक्वल होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि अगर 3 महीने में वो कुछ एरिया कवर कर रहा है तो अगले 3 महीने में भी उतना ही करेगा, अगले 3 महीने में भी उतना ही करेगा। ऐसा नहीं कि कम या ज़्यादा करेगा। अगर आप टाइम देखोगे तो टाइम के अकॉर्डिंग वो उतना ही करेगा। ठीक है, जो एरिया होगा वो किस पे निर्भर करेगा, टाइम पे, जितना टाइम होगा उतना ही एरिया। और तीसरा नियम क्या था, तीसरा नियम था आर क्यूब क्या होता है, टाइम स्क्वायर के सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कि जो आर क्यूब है वो टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।